स्टूडेंट्स, क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। औरंगजेब मुगल काल के कब्जे के आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। औरंगजेब जो थे वो मुगल काल के कब्जे के आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा स्थापित कर लिया था। 1707 में उनके निधन के बाद कई अन्य मुगल सूबेदारों और बड़े बड़े जमींदारों को अपनी ताकत दिखाने का मौका मिला। इन सभी ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें स्थापित कर ली थी। इन ताकतवर क्षेत्रीय रियासतों के सामने आने के साथ दिल्ली ज़्यादा दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में कायम न रह सकी। 18वीं शताब्दी के अंत तक राजनीतिक क्षेत्र में एक नई ताकत उभरने लगी थी और यह ताकत अंग्रेजों की थी। 18वीं शताब्दी के अंत तक जो राजनीतिक क्षेत्र में नई ताकत आई थी वो यह ताकत अंग्रेजों की थी। अंग्रेज शुरुआत में एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे। यहाँ के इलाकों पर कब्जा करने का उनका कोई इरादा नहीं था, किंतु ऐसा क्या हुआ कि एक दिन उन्होंने इस विशाल साम्राज्य पर अपना कब्जा जमा लिया। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व में व्यापार करने का इजाजतनामा मिल गया। इस इजाजतनामे के अनुसार इंग्लैंड की कोई अन्य व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से मुकाबला नहीं कर सकती थी। इस चार्ट के अनुसार कंपनी समुंदर पार नए इलाकों की खोज करके वहां से सस्ते दामों पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंचे दामों पर बेच सकती थी। कंपनी को किसी अन्य अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से मुकाबले का कोई डर नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमाना संभव था। प्रतिस्पर्धी के अभाव में ही वे सस्ती चीज़ों को खरीदकर उन्हें अधिक कीमत पर बेच सकती थी, किंतु इस शाही दस्तावेज से अन्य यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोका जा सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। उन्होंने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। 1498 में पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने पहली बार भारत तक पहुंचने की इस समुद्री मार्ग की खोज की थी। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं खोजने लगे थे। इसके कुछ समय बाद ही फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। अब समस्या यह थी कि सभी कंपनियां एक जैसी चीज़ों का ही व्यापार करना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की अत्यधिक मांग थी। इनके अलावा यहाँ काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी अत्यधिक मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ते मुकाबले से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों के दाम बढ़ने लगे, उनसे मिलने वाला मुनाफा कम होने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने के लिए अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को ख़त्म करना था। इसका नतीजा क्या हुआ कि बाजार पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई और 17वीं और 18वीं सदी में मौका मिलते ही कोई एक कंपनी किसी अन्य कंपनी के जहाज डुबो देती थी या फिर रास्ते में रुकावटें करके माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती थी। इस समय व्यापार है वो हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षा प्रदान की जाती थी। अपनी बस्तियों को सुरक्षा प्रदान करने और व्यापार में लाभ कमाने के लिए इन प्रयत्नों की वजह से स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगा। कंपनी के लिए व्यापार और राजनीति को एक से दूसरे अलग रखना कठिन होता जा रहा था। ये हमारा था चैप्टर 2 में। आज हमने हाफ चैप्टर रीड किया। थैंक यू।